नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9 का आई ओपनर। ये हमारा 5th एपिसोड है। अक्सर आई ओपनर के शो में सर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जिसके बारे में मतलब जहां पे भी आप फंसते हैं, जैसे मान लीजिए कि पीएफ है, पैसा निकालना हो गया, या कोई भी इस तरह की दिक्कत जहां पे भी आप फंस रहे हो, जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो इस एपिसोड के जरिए हम आपका दिमाग की, आपकी जो दिमाग की बत्ती है वो खोलने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए। तो आज हमारे साथ संदीप ग्रोवर सर जुड़े हुए हैं। वेलकम टू द शो सर। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के बारे में। पूंजी जोड़ के हम पूरा अमाउंट इकट्ठा करते हैं और हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो अमाउंट हमारे काम आएगा। किसी भी काम में ज़रूरी नहीं है कि रिटायरमेंट, हो सकता है कि आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, शादी ब्याह करवाना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं निजी ज़िंदगी की। लेकिन जब आप क्लेम करने जाते हैं तो वही पैसा फंस जाए। आपको समय में, जिस समय आपको वो पैसे की ज़रूरत हो, वो उस टाइम पे पैसा वो मिले ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ईपीएफओ की जो बुनियादी दिक्कतें हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसकी, वो क्या है सर? क्यों, कहाँ फंसती हैं चीज़ें? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि कहीं ईपीएफओ में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कहीं बुनियादी दिक्कतें तो नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं भाई ईपीएफओ में, लोगों का पैसा जमा है, मेरे पैसे हैं, आपके पैसे हैं, जो भी सैलरीड लोग हैं उनके पैसे जमा हैं, लेकिन पैसा टाइम पे मिल नहीं पाता। जब आप क्लेम करते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो सवाल यही है सबसे बड़ा कि क्या ईपीएफओ में, या फिर जो पीएफ का पैसा ऑर्गेनाइज कर रही है ईपीएफओ जो संस्था है, क्या इसमें कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं? सवाल आपका बिल्कुल सही है। और क्यों है ये सवाल, मैं उसका जवाब पहले आपको देता हूं कि आखिर ईपीएफओ को शुरू क्यों किया गया था। सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था कि लोगों को वित्तीय सुरक्षा मिले। लाखों लोगों के लिए अब पैसा निकालना बन गई है टेढ़ी खीर। तो जो चीज़ आपकी सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी, वही आपके लिए अब जटिलता बनती हुई दिखी है। क्यों? क्योंकि एक तो बढ़ते रिजेक्शंस, दूसरा जो डिजिटल एक्सेस है उसको लेकर प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा जो नियमों में बदलाव किए गए हैं टाइम टू टाइम ईपीएफओ में ईजी करने के लिए प्रोसेस को, लेकिन वो खुद अपने आप में जटिलता के रूप में हमारे सामने आते हैं। स्पेशली जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए अपनी रिटायरमेंट बचत का पैसा निकालना ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब आपको ज़रूरत है पैसे की, जो जिंदगी भर आपने पैसा जोड़ा वहाँ पे जमा हुआ, आपकी सैलरी में से कट के गया, जो जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है रिटायरमेंट के लिए, उसी समय आपके पास वो पैसा मौजूद नहीं है, ताकि आप अपना रिटायरमेंट के बाद का जो प्रोसेस है या फिर आपकी जो ज़िंदगी है उसे सही से बसर कर सकें। तो कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। FY19 से FY23 के बीच में अगर आप क्लेम रिजेक्शन रेशो देखेंगे ना, इस पीरियड के दौरान जो पीएफ में क्लेम डाले जाते हैं वो बड़ा है। वो 22% था पहले, 28% हो गया बढ़कर। यानी कि अगर 100 लोग क्लेम करते हैं, मैं छोटा हाइपोथेटिकल नंबर लेके चल रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें, तो 22 लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते थे FY19 की, यानी कि वित्त वर्ष 2019 की अगर आप बात करें, वो 23 में बढ़कर, यानी कि 4 साल में बढ़कर 28% हो गए। जहां आपका प्रोसेस ईज हो रहा है, आप नए नए नियम ला रहे हैं, प्रोसेस को हल्का करने की, आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो क्लेम की रिजेक्शन रेशो है बढ़ती जा रही है। यानी कि लोग पैसा जमा तो करते हैं, जिंदगी भर जमा करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत है, जहां ज़रूरत, आपने राइटली पॉइंट आउट किया भी उस चीज़ को कि भाई मेरे साथ मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, मेरा कोई और निजी कारण हो सकता है, मुझे घर खरीदना है, मुझे घर बनाना है, मेरा पैसा है, मेरा फैसला है मैं कब निकालूंगा। जरूरी थोड़ा ना कि मुझे रिटायरमेंट तक वेट करना है। चलो मैंने वेट भी किया, मैंने ज़िंदगी भर क्लेम नहीं भी किया, उसके बाद भी जब रिटायरमेंट के टाइम पे पहुंचे, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप मेरा पैसा नहीं मिल पा रहा, मुझे मेरा क्लेम रिजेक्शन हो रहा है, मैं इधर से उधर, उधर से उधर कहीं भी भटक रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या हो इस चीज़ का? और सबसे इंपॉर्टेंट मुस्कान, देखिए जो फाइनल सेटलमेंट क्लेम होता है, जैसे मैंने कहा रिटायरमेंट का, इसी के रिजेक्शन सबसे ज़्यादा है। ये FY23 का नंबर है 34%। यानी कि 100 लोग अगर रिटायरमेंट के बाद क्लेम करते हैं ना कि मुझे मेरा पैसा मिले, तो इसमें 66 को ही पैसा मिलता है, 34 को नहीं मिलता। यानी कि 1/3 लोग इससे वंचित रह जाते हैं, या फिर उनको मुश्किल, जटिलताएं, काफ़ी ज़्यादा डिलेस का सामना करना पड़ता है। तो ये हालात हैं इस समय ईपीएफओ के हमारे देश में, जिस वजह से आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो सर आपने रिजेक्शन रेशो के बारे में बताया कि वो बढ़ रहा है अब धीरे धीरे। रिजेक्ट होते क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो यही समझने में आती है कि रिजेक्शन का पीछे जो इतना बड़ा रीज़न है, वो एक्चुअल में रीज़न है क्या? क्यों वहाँ पे पेज फंसता है? एक ही वर्ड में जवाब दूँ? जी, इसका आंसर है डिजिटल। अब आप कहेंगे कि डिजिटल तो ईजी हो रही है, मतलब ईजी बनाने के लिए किया जा रहा है चीज़ों को। डिजिटली इसका रीज़न है और डिजिटली इसका कारण है सबसे बड़ा।
थोड़ा सा इसको इलैबोरेट हाँ करेंगे? बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि फुली डिजिटल हो गया ईपीएफओ। जी। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन होना ही सबके लिए प्रॉब्लम बन गई। आपके मेरे जैसे लोग रोज कंप्यूटर चलाते हैं, हमारे सामने लैपटॉप पड़े हैं, हम काम करते हैं इस पे। हमारे जैसे लोग तो ऑनलाइन काफ़ी हद तक कर लेते हैं प्रोसेस। आसान नहीं होता, हालांकि समझना पड़ता है। तो इनके जो फुली डिजिटल प्रोसेस हो गया वो, दूसरा इनके जो केवाईसी का प्रोसेस है, नो योर कस्टमर वाली जो डिटेल्स होती हैं, उनके जो नियम हैं उसको लेकर इन्होंने सख्ती बढ़ाई है पिछले कुछ समय में। तो मैंने आपको कहा इन्होंने कुछ, ठीक है सिक्योरिटी रीजंस भी हैं उसमें, लेकिन हो क्या रहा है कि जिनको यूज़ करना है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए आप कर रहे हैं, वही बेचारे फंस जा रहे हैं या फिर इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो बेचारे अपना क्लेम नहीं ले पाते हैं। तो ये बड़ा कारण है, एक केवाईसी के नियम और दूसरा डिजिटल जो प्रोसेस पूरी तरह से फुली डिजिटल हो गए हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है जो कि इसके ऊपर पड़ा है। और क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए ज़्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप और मैं जो शहरों में काम करते हैं, जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, जो उनको नॉलेज है वो तो कर लेंगे फिर भी। जो लोग कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखते हैं या फिर जिनका ऑनलाइन से वास्ता कम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जटिलता है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इसलिए दिक्कत आती है। मतलब आप प्रॉब्लम की एक्सटेंट यहाँ तक समझिए, कई लोग तो ऐसे हैं, अब मैं पैसा निकालने की बात करूँ, कई लोग तो ऐसे हैं वो अपना बैलेंस तक चेक नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। मतलब पीएफ की वेबसाइट पे जाकर अगर आपको अपनी पासबुक देखनी हो या अपना बैलेंस चेक करना हो, उनको वो तक नहीं आता। तो आप इस तरह से समझिए कि दिक्कत कहाँ तक है। दूसरी बात, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखिए आधार को लिंक करना है, पैन के साथ भी करना है, यूएएन के साथ भी करना है, कैटेगरीज बहुत सारी हैं जो आपने कहा ना, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को घर बनाना है, तो रीजंस असाइन करने पड़ते हैं। जब आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, वो रीज़न मैच करने चाहिए, वैलिड लगना चाहिए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो कई बार आदमी कैटेगरीज में उलझ जाता है, आप गलत कैटेगरी डाल देंगे तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आपने सब कुछ सही कर दिया, कैटेगरी आपने गलत चुन ली तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। फिर उसके साथ साथ कुछ सिस्टम से जुड़े हुए फेलियर्स भी हैं। कभी आपकी लॉगिन की समस्या, पासवर्ड एक्सपायर हो गया, कभी आपकी आईडी मैच नहीं कर रही, आपने आईडी गलत डाल दी, आधार के साथ मिसमैच है, पैन के साथ लिंक नहीं है आपका आधार, या फिर आपका जो यूएन है वो लिंक नहीं है आधार के साथ। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं सिस्टम फेलियर्स वाली जो प्रॉब्लम्स है वो भी सामने आती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। अगर आप और मैं जानते हैं कंप्यूटर चलाना या ऑनलाइन काम भी करते हैं ना, तो भी इनके जो प्रोसेस है ना, उनके साथ मैच करना कोई इतना ईजी टास्क नहीं है। तो इन्होंने सिस्टम मुश्किल किए हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन उससे यूजर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप 2014 से पहले से ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं, आपका पैसा कट रहा है, तो आपको प्रॉब्लम और भी आती है। वो प्रॉब्लम आती है जो डेटा गैप है। डेटा गैप क्यों है? क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब शुरू हुआ ना, उससे पहले का डेटा और उसके बाद वाला डेटा, ये एम्प्लॉयर का रोल था या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो पहले पैसा डिजिटलाइज्ड नहीं था, जो आपकी जो पूरी पासबुक थी या फिर जो आपकी एंट्रीज थी, उसको डिजिटलाइज करना ये आपके एम्प्लॉयर के ऊपर था। जी। थर्ड पार्टीज को हायर किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, किसी से सही हुआ, किसी से नहीं हुआ। तो वो जो कहीं कहीं गैप छूट गया आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को लेकर, कहीं कुछ इधर उधर हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, सब चीज़ें एक एक चीज़ मैच होती है जब आपका क्लेम प्रोसेस होता है। तो आपने मान लीजिए 5-6 जगह अपने टेन्योर में, अपने एम्प्लॉयमेंट टेन्योर में काम किया। हर कंपनी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, आगे पूरा प्रोसेस सब मैच होना चाहिए, तो जाके आपका क्लेम प्रोसेस होगा, मतलब आपको क्लेम आपका मिल पाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयर ने पीछे सही करके रखी नहीं रखी हैं, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक रीज़न नहीं है जिस वजह से आपके क्लेम रिजेक्ट होते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी गलतियों का भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और जिम्मेदारी किसकी? आपकी, मेरी, कर्मचारी की। जो क्लेम डालेगा उसी की जिम्मेदारी है। आप एक कंपनी के साथ काम करके आ गए, अब उन्होंने जो गलतियां करी तो जाके उनका थोड़ा गला पकड़ेंगे आप। सही बात। तो किसकी जिम्मेदारी है? क्लेम किसको चाहिए? पैसा किसका है? आपका। हमारा पैसा, हमारी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आपकी। तो मतलब अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है इसके पीछे, और इसी के साथ बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। अच्छा, इस लूप होल से किसी को फायदा भी पहुंचता है? मौज काट रहे हैं लोग। भाई आप और मैं फंसेंगे तो हम चाहते हैं कि टाइम ना लगे, हमारा काम जल्दी से हो जाए। भाई तू मेरा काम करवा दे, मेरे से पैसा ले लेता चाहिए। इस लूप होल का फायदा उठा रहे हैं कुछ फिनटेक्स, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एजेंट्स जो आपको कहते हैं, मुस्कान जी आपका पैसा अटक गया, कितना पैसा अटका है? मुस्कान जी कहेंगे जी मेरे 2 लाख रुपए अटके हैं, 10,000 रुपये दे दीजिए,
आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे रिश्वत का काम भी अच्छे से नहीं, चल मतलब रहा वो है। फीस चार्ज करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ रिश्वतखोरी है। अब आप कहेंगे कि अब 2 लाख रुपए आपके अटके हुए हैं, 2 लाख अटके रहे या फिर 10,000 दे दे, 1,90,000 मिल जाए, तो मुस्कान जी कहेंगी नहीं नहीं आप 10,000 ले लीजिए, मेरा 2 लाख रुपए निकलवा दीजिए, कम से कम 1,90,000 तो आएगा, मैं धक्के खाने तो बंद हो जाएंगे, मैं रोज की जो इधर उधर ये वो बेसिक सारी एक शॉर्टकट वे एक निकल जाता है वहां से। तो कुछ फिनटेक्स, कुछ थर्ड पार्टी एजेंट्स, हालांकि ईपीएफओ की अगर आप बात करें तो वो इसको लेकर चेतावनी जारी करते हैं कि आप ऐसी थर्ड पार्टी एजेंट्स जो हैं, ऐसी जो संस्थाएं हैं, इनसे आप दूर रहें, लेकिन खुद भी एक फॉर्मल जो प्रोसेस है शिकायत दर्ज करने का या एक फॉर्मल जो तरीका है वो ये निजात नहीं कर पाए हैं। तो आप थर्ड पार्टी एजेंट्स जो आपकी मदद करते हैं, एल्बीट आपसे पैसा लेते हैं, उनके खिलाफ ये वार्न करते हैं आपको, कई लोगों के साथ दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन खुद अपना एक फॉर्मल प्रोसेस जो है, एक इंडिपेंडेंट जो ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोग्राम जो एक जो पोर्टल है वो तो ये शुरू नहीं कर पाए आज तक। तो उस लिहाज से देखा जाए, ना ही कोई आरबीआई जैसा एक जो ऑम्बुड्समैन जैसा जो हम लोकपाल भी कहते हैं, ना ही वैसी कोई प्रणाली ये शुरू कर पाए हैं। तो जब तक सिस्टम सही नहीं हो जाता, एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं बन जाता है, तब तक कर्मचारियों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे विकल्प ऑप्ट करने पड़ते हैं, जिस वजह से ऐसे एजेंट्स, ऐसे फिनटेक्स मौज काट रहे हैं। हाँ तो अच्छा, आपने इतना एक्सप्लेन किया, इसका जो ये पूरा रिजेक्शन हो रहा है, क्लेम करने के टाइम पे रिजेक्शन हो जाता है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, इसका कोई सॉल्यूशन भी है या फिर सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन आप ही के पास है, और सॉल्यूशन है एहतियात, कॉशन। आप बहुत कॉशियसली काम कीजिए जब आपको ईपीएफओ में अपना क्लेम फाइल करना है या फिर अपना पैसा निकालना है, बी इट योर रिटायरमेंट टाइमिंग, बी इट बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले। अब 7-8 चीज़ें हैं, लंबा प्रोसेस है, मतलब जो आपको डूज एंड डोंट जिसे हम कहते हैं ना, कि क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए, और हो भी जाए खुदा न खास्ता कुछ इधर उधर हो भी जाए तो उसको कैसे सही करना है। इस प्रोसेस को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 7-8 स्टेप्स हैं आपके सामने, एक एक करके मैं रखता हूँ। सबसे पहली बात तो अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको आप चेक कीजिए और आधार कार्ड से मैच कीजिए। अब पर्सनल डिटेल्स कोई गलत कैसे कर सकता है? कर देते हैं भाई, लोगों के नाम बदल जाते हैं, लोग नाम गलत डाल देते हैं। आपका जो नाम है वो आधार में वैसा है नहीं है, आपने यूएन में डाला वो सही है नहीं है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ के इश्यूज तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपके फादर मदर का नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं, और ये डेटा पूरा आपके आधार से मैच करना चाहिए, यानी कि आप जो दिख रहे हैं ना वो कार्ड पे भी वैसा ही होना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि वो जो कार्ड है वो आपका अक्स है, एक तरह से आपकी रिफ्लेक्शन है या आपकी इमेज है, तो वो इमेज और रियल मैच करना चाहिए जगह अगर आपको क्लेम चाहिए। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आपका आधार, पैन, आपकी बैंक डिटेल्स, आपके जो केवाईसी है, ये पूरा होना चाहिए, सारे मैच करने चाहिए, एक एक चीज़ बिल्कुल सही से डाली हुई, दोबारा चेक की हुई और पूरा मैच करती हुई, ये आप इंश्योर कीजिए, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था, किस एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया, कब कब किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, और भी जो जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनको आप बहुत ध्यान से चेक कीजिए। जितने समय के लिए आपने काम किया, ऑन पेपर होते हैं आपके पास, डिजिटली भी आपके पास आपके रिलीविंग लेटर्स, आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है, सब कुछ होता है। तो वो जो लेटर्स हैं, वो जो डेट्स हैं, उन डेट्स को, अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को आप सही से अपडेट रखिए, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। क्लेम के लिए आप सही फॉर्म चुनें, सही कैटेगरी को चुनें। तो जिस क्लेम को आप फाइल करना चाहते हैं उसी कैटेगरी का फॉर्म आप लें, अच्छे से भरें, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, और उसके बाद अपना जो क्लेम है उसको आप फाइल कीजिए। जल्दबाजी ना करें, सारी चीज़ें देखें, सारे मैच करें अपनी जो डिटेल्स हैं जो, और कैटेगरी वाइज अपना जो फॉर्म चुनकर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप अपना जो क्लेम है उसको फाइल कीजिए। अब यहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता आपका, उस क्लेम को आप ट्रैक भी करते रहिए जी, कि आपका क्लेम हो रहा है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो रहा, प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। मान लीजिए रिजेक्ट हो भी गया, जैसे मैंने आपको कहा हो भी जाता है, क्योंकि क्लेम रिजेक्शन रेशो बहुत है, घबराने की बात नहीं है ऐसी, देखते रहिए। अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो फाइंडिंग अपनी तेज कीजिए कि किस वजह से वो रिजेक्ट हुआ, क्या कारण रहा है उसके रिजेक्शन का,
पता चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ रिजेक्शन के कारण आपको वेबसाइट पे भी दिख जाते हैं जब आप क्लेम खोल के देखते हैं, ट्रैक योर क्लेम या ट्रैक क्लेम स्टेटस करके जो आता है उसमें, तो उसमें जाके आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। उसको रेक्टिफाई कीजिए। कोई डॉक्यूमेंट बचा हुआ है या डॉक्यूमेंट गलत है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट गलत है, तो उसको सही से लगा दीजिए। सही जानकारी के साथ, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना जो जहाँ भी गलती हुई, जहाँ भी त्रुटि हुई, उसको आप सही करके दोबारा से फाइल कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ज़रूरत पड़े, कहीं फंस जाएं, तो मदद लेने से आप संकोच ना करें, हिचकिचाएं ना। किसकी मदद लेनी है? आप चाहें तो ईपीएफओ की मदद ले सकते हैं, उनके ऑफिस में जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन भी उनसे चाहें तो मदद ले सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर से भी मदद ले सकते हैं, करंट से भी, पीछे वाले जो पहले भी हुए उनसे भी मदद ले सकते हैं, अगर डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्लेम कहाँ फंसा है या फिर आपका जो दिक्कत है वो क्या है। तो अपना जो अभी जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ, एचआर टीम के साथ, एचआर टीम्स भी ऐसी होती हैं कि उन्होंने कुछ थर्ड पार्टी हायर किए होते हैं, इस पीएफ के लिए पर्टिकुलरली, तो आप उनके पास जाइए। अगर कोई थर्ड पार्टी ऑफिशियल है या कोई और एजेंट है तो हायर कर रखा है आपकी कंपनी ने, अपने एम्प्लॉयर ने, उससे भी बातचीत आप कर सकते हैं। पीछे आपके जो एम्प्लॉयर्स रहे हैं, जिनके साथ आपने पहले नौकरी की है, जॉब की है, उनसे भी आप मदद मांग सकते हैं। तो संकोच मत करिए, किसी से पूछ लीजिए, एम्प्लॉयर के पास चले जाइए, अपने एचआर के पास जाइए, या पिछले वाले अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास आप जाके मदद मांग सकते हैं। संकोच ना करें, टीडीएस प्रोसेस है, सरकारी काम है भाई, थोड़ा आपको कायदे से चलना पड़ेगा। और अपने जो क्लेम्स हैं रिजेक्ट ना हो, उसके लिए अपने जो डिटेल्स हैं, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, उसको सही से अपडेट करके रखना होगा और उसके साथ साथ मैच करके रखना होगा। आधार, पैन, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एक ही चीज़ दर्शाएं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। जी, तो मतलब अगर रिजेक्ट हो भी जाता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपके पास सॉल्यूशन हमें सर ने बताया ही है कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर हो चुका है तो उसके लिए आपको आगे क्या क्या करना है।